नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू मुश्किलों से घिर गए हैं। उनकी सरकार पहले ही बहुमत खो चुकी है और अब उनके खिलाफ देश की जनता सड़कों पर उतर आई है। इजरायल फिलहाल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गजा से लेकर ईरान, सीरिया तक इजरायल हर जगह जंग से घिरा हुआ है। इस बीच वहां आंतरिक उथल-पुथल भी बढ़ती जा रही है। लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो जंग के बीच इजरायल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ खुला मोर्चा। सड़कों पर उतरे लोग। कैसे मुश्किलों से घिरे इजरायली पीएम, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूसी हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बदले तेवर, वार्ता का दिया प्रस्ताव। यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों को लेकर दिया बड़ा बयान। शेख हसीना की आज ज्यादा जरूरत। बांग्लादेश में अवामी लीग नेता की वापसी की उठी मांग। लोगों को यूनुस सरकार पर नहीं रहा भरोसा। सीरिया में अंतरिम राष्ट्रपति के तत्काल युद्धविराम की घोषणा के बाद भी हुई झड़पें। 900 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका ने दी चेतावनी। और चलते चलते में देखेंगे, कुछ वक्त में डूबने वाला है देश। आधी आबादी ने दिया ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का एप्लीकेशन। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शांति की राह पर कांगो और रवांडा। विद्रोही गुटों ने संघर्ष रोकने के लिए अंतिम समझौते पर दी सहमति। 1 महीने के अंदर समझौते पर हो जाएंगे हस्ताक्षर। वियतनाम में खराब मौसम के कारण पर्यटकों से भरी एक नाव पलटी। कम से कम 37 लोगों की मौत। 11 लोगों को पानी से जीवित निकाला गया। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल अल सऊद का निधन। 20 साल से कोमा में थे। 15 साल की उम्र में लंदन में हुआ था एक्सीडेंट। चीन ने दक्षिण पूर्वी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाना किया शुरू। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने की घोषणा। भारत और बांग्लादेश के विरोध के बावजूद चीन का फैसला। तो इजरायल फिलहाल एक साथ कई मोर्चों पर जंग से घिरा हुआ है। ईरान इजरायल के बीच की 13 दिनों की जंग भले ही खत्म हो गई है, लेकिन दोनों देशों के बीच का तनाव अब तक खत्म नहीं हुआ है। और इस जंग में ईरानी हमलों में जो नुकसान इजरायल को हुआ, उसकी भरपाई तक नहीं हो पाई है। इस बीच सीरिया में नया मोर्चा खुल गया। इजरायली सेना सीरिया के आंतरिक संघर्ष में कूद गई। वहीं गजा में पिछले करीब 1.5 साल से जो हालात हैं, जितनी क्रूरता के साथ वहां लोगों की जान ली जा रही है, इजरायली सेना खाना पानी लेने के लिए शिविर में पहुंचे लोगों को निशाना बना रही है। गजा के लोग तो पहले से ही परेशान हैं, लेकिन अब इजरायली जनता भी जंग से ऊब चुकी है। उनके अंदर अब अपनी ही सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है और अब उनका गुस्सा नेतन्याहू सरकार पर फूट पड़ा। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लोग युद्धविराम की मांग कर रहे हैं। खासतौर पर गजा को लेकर लोगों में नाराजगी है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू करीब 1.5 साल की जंग के बाद भी गजा से बंधकों की रिहाई कराने में सफल नहीं रहे, बल्कि ये जंग और तेज होती जा रही है। हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है और नेतन्याहू भी बंधकों की रिहाई से ज्यादा गजा पर कब्जे को उत्सुक नजर आ रहे हैं, जिसके खिलाफ इजरायल में लोगों ने मोर्चा खोल दिया। लोगों ने युद्धविराम को लेकर समझौता करने की मांग की। इजरायली जनता ने कहा कि युद्ध खत्म किया जाए और गजा में बंद सभी 50 जीवित और मृत बंदियों को वापस लाया जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इजरायली जनता इस बार अपने प्रधानमंत्री से मदद की गुहार नहीं लगा रही, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आस लगा रही है। भीड़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से अपील की कि उन्हें युद्धविराम और बंधकों की वापसी के लिए समझौता कराने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लिए हुए थे, जिस पर लिखा था कि ट्रंप को बड़ा समझौता कराना चाहिए, जो यह दर्शाता है कि अब इजरायली जनता को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं रहा। आपको बता दें कि गजा में इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर दोहा में युद्धविराम को लेकर वार्ता चल रही है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अगर जल्दी ही इसका समाधान नहीं हुआ तो यह संघर्ष और उलझ सकता है और इसका असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अब इजरायल में नेतन्याहू की बजाय ट्रंप की मांग हो रही है, वो ये दर्शाता है कि अपने देश में नेतन्याहू की लोकप्रियता पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। यहां तक कि सरकार में उनके सहयोगियों ने भी साथ छोड़ दिया है। यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म और शास पार्टी ने नेतन्याहू की गठबंधन सरकार से दूरी बना ली है, जिसके बाद संसद में नेतन्याहू सरकार बहुमत खो चुकी है। यानी अब कभी भी उनकी सरकार गिर सकती है।
ऐसे में दावा यह किया जा रहा है कि नेतन्याहू जानबूझकर युद्ध लंबा खींचना चाह रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ युद्ध छेड़ रहे हैं ताकि उनकी अल्पमत सरकार बची रहे, उन्हें अपने देश में खड़े हुए संकट का सामना न करना पड़े। लेकिन अब इजरायल की जनता को भी यह मंजूर नहीं है। ऐसे में देखना यह होगा कि नेतन्याहू इन मुश्किलों से कैसे उबरते हैं। क्या अब इजरायल में उनकी जमीन खो रही है? और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की अब तक की जितनी भी कोशिशें की गई वो सारी नाकाम रही। लेकिन अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच बातचीत की पहल की जा रही है, और यह पहल किसी और ने नहीं, खुद यूक्रेन ने की है। यूक्रेन ने रूस को अगले हफ्ते बातचीत का प्रस्ताव पेश किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने बताया कि वो अगले हफ्ते युद्ध विराम पर बातचीत कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब रूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया। रूस की तरफ से यूक्रेन पर 300 से ज्यादा ड्रोन और 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी गई। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई और कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इस हमले की पुष्टि की और बताया कि काला सागर के बंदरगाह शहर ओडेसा सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है। रूसी हमले में यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सुमी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की भी जानकारी सामने आई है। और यह पहला ऐसा हमला नहीं है। रूस हर दूसरे दिन यूक्रेन पर बमों की बौछार कर रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के बातचीत के प्रस्ताव ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि अब तक तो वो ये कह रहे थे कि रूस पर इतने प्रतिबंध लगाने चाहिए जिससे उस पर जंग खत्म करने का दबाव बढ़े। लेकिन अब उनके तेवर अचानक से बदल गए हैं और वो खुद बातचीत का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। वैसे उन्होंने प्रतिबंधों को लेकर भी अपना रुख साफ किया और ये बताया कि यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंधों को अन्य यूरोपीय देशों तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अपनी सरकार की कोशिशों को लेकर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने प्रतिबंधों के समन्वय पर बात की। यह बहुत जरूरी है कि यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किए गए नए प्रतिबंध पैकेज को वे यूरोपीय देश भी समर्थन दे जो अभी यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं। हम इस अहम प्रक्रिया को जारी रखेंगे। ये सिर्फ यूरोपीय प्रतिबंधों की बात नहीं है, बल्कि हमारे न्यायिक क्षेत्र में लागू अन्य प्रतिबंधों की भी है। मैंने निर्देश दिया है कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने ग्लोबल सहयोगियों को उनके लगातार सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया और संयुक्त हथियार उत्पादन, ड्रोन निर्माण और वायु रक्षा आपूर्ति सहित रक्षा समझौतों को जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। खासतौर पर उन्होंने अमेरिका के सहयोग का जिक्र किया। ज़ेलेंस्की ने बताया कि हम अमेरिका के साथ भी काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुए समझौतों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता के लिए प्रतिबद्ध है। हम जरूरी हथियार खरीदने और अपने उच्च तकनीक वाले हथियार अमेरिका को निर्यात करने के लिए तैयार हैं, खासतौर पर ड्रोन, जिनकी इस युद्ध में जान बचाने वाली भूमिका रही है। यानी एक तरफ वो रूस से बातचीत करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका से हथियारों की सप्लाई बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में वो युद्ध विराम चाहते हैं या बातचीत की आड़ में रूस पर हमला करने की तैयारी में है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या रूस उनके इस प्रस्ताव को मंजूर करेगा। ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात होगी बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना की वापसी की मांग उठ रही है, लेकिन इस बार ये मांग यूनुस सरकार ने नहीं की। इस बार वहां की जनता ने इसकी गुहार लगाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया, जिसके बाद से ही देश में राजनीतिक उथल-पुथल देखी जा रही है। जिन प्रदर्शनकारी छात्रों ने यह तख्ता पलट करवाया, उन्होंने देश की कमान नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथ में सौंप दी। लेकिन शायद उन्हें भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि देश के हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे। जगह जगह हिंसा, मंदिरों में तोड़फोड़। पिछले 1 साल में बांग्लादेश पूरी तरह से अस्थिर नजर आया और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार इन हालात पर काबू पाने में पूरी तरह विफल रही। और अब यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश की जनता में भी भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। लोगों में यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा इतना बढ़ गया है कि अब वो सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और शेख हसीना के शासन को दोबारा देश में लाना चाहते हैं। दरअसल तख्ता पलट के बाद से ही शेख हसीना हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं और उनके देश छोड़कर जाने के बाद से ही देश में जारी हिंसा के चलते बड़ी संख्या में लोग अब हिंदुस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश के हालात से परेशान लोगों के बीच एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर मांग उठ रही है। जलपाईगुड़ी में भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंच रहे लोगों ने बांग्लादेश में बिगड़ रहे हालात के बारे में बताया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में स्थिति अच्छी नहीं है। हमें हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें मिल रही हैं।
हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति अभी तक नहीं लौटी है। उन्हें भारत आने जाने में बॉर्डर चेकपोस्ट पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो पहले नहीं होता था। इन लोगों ने कहा कि जनता का एक बड़ा वर्ग अभी भी शेख हसीना की वापसी की मांग कर रहा है। बांग्लादेश को अब पहले से कहीं ज्यादा उनके नेतृत्व की जरूरत है। साफ है, बांग्लादेश में यूनस सरकार के खिलाफ लोगों में पनपता असंतोष अब उन पर भारी पड़ सकता है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि देश में एक और तख्तापलट हो सकता है, या आगामी चुनाव तक लोग इंतजार करेंगे और अपना जनादेश सुनाएंगे। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि यूनस सरकार के लिए राह आसान नहीं है। और अब अगली खबर में बात होगी सीरिया में मचे कोहराम की। तो सीरिया में बीते कुछ दिनों से हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं। दो समुदायों के बीच का सांप्रदायिक टकराव इजरायल की एंट्री के साथ ही जंग के रूप में बदल गया। इजरायली सेना और सीरियाई सेना आमने सामने नजर आई। सीरिया के समर्थन में ईरान की भी इस जंग में एंट्री होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अल-शरा ने खुद तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अब इस क्षेत्र में शांति आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध विराम के बावजूद इलाके में झड़पें जारी रही, जिनमें लगभग 900 लोगों की जान जाने की खबर है। दरअसल सीरिया के स्वेदा में ड्रूज समुदाय के लोगों का सरकार के साथ टकराव लंबे वक्त से चला आ रहा है, लेकिन बीते कुछ वक्त में यह टकराव तेज हो गया, जिसके बाद सीरिया की अंतरिम सरकार ने क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए और इजरायल भी ड्रूज के समर्थन में मैदान में उतर गया। इजरायल और सीरिया में जंग के हालात बनने लगे, जिसके बाद अमेरिका के साथ ही अरब देशों ने इस क्षेत्र में युद्ध विराम की पहल की और अमेरिका की तरफ से 19 जुलाई को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। सीरिया के आंतरिक मंत्रालय ने इजरायल के साथ अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौते के तहत ड्रूज बहुमत वाले इस प्रांत में अपने सैनिकों को तैनात किया है, लेकिन अब इन्हीं सरकारी बलों पर ड्रूज पर हमलों में शामिल होने का आरोप लगाया गया। क्षेत्र में दोबारा भड़की हिंसा को लेकर सीरियाई राष्ट्रपति इजरायल पर भड़क गए। उन्होंने इजरायल पर देश को खतरनाक स्थिति में धकेलने के आरोप लगाए। राष्ट्रपति अल-शरा ने कहा कि स्वेदा के सशस्त्र समूहों ने बदले की कार्रवाई शुरू करके संघर्ष को फिर से भड़काया है। उन्होंने बेदुइन जनजातियों से कहा कि आप राज्य की भूमिका नहीं ले सकते, हमें आपकी वीरता पर गर्व है, लेकिन आप युद्ध विराम का पूरी तरह पालन करें और सरकार के आदेशों का सम्मान करें। और अब चलते चलते में देखेंगे एक ऐसा देश जो डूबने की कगार पर पहुंच गया है। जी हां, तुवालू प्रशांत महासागर में बसा एक छोटा सा द्वीप देश जो बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। यह देश क्लाइमेट चेंज की मार से धीरे धीरे डूब रहा है। दरअसल पिछले 30 सालों में समुद्र का लेवल 6 इंच बढ़ चुका है और वैज्ञानिक ये चेतावनी दे रहे हैं कि 2050 तक तुवालू का आधा हिस्सा पानी में डूब जाएगा और अनुमान है कि साल 2100 तक इसकी 90% से ज्यादा जमीन गायब हो सकती है। तुवालू के लोग अब हर दिन तूफानों, बाढ़ और ऊंची लहरों से जंग लड़ रहे हैं। समुद्र का खारा पानी उनके साफ पानी के कुओं में घुस रहा है, जिससे पीने का पानी खत्म हो रहा है और उनकी फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। लोग अपनी फसलों को जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना इस समस्या का कोई परमानेंट हल नहीं है। परेशानी अभी भी जस की तस है। उधर नासा का कहना है कि तुवालू की राजधानी फुनाफुती 2050 तक हर दिन आधे समय पानी में डूबी रहेगी। गौर करने वाली बात यह है कि तुवालू की 60% आबादी इसी जगह पर रहती है। इस भयानक स्थिति की वजह से अब लोग इस जगह को छोड़ रहे हैं। 16 जून से शुरू हुए वीजा आवेदन में 5157 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में शरण लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी लगभग यहां की आधी आबादी ने। आवेदन प्रक्रिया 18 जुलाई को बंद हो चुकी है और अब हर साल 280 लोग ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे। ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक पूरा देश, उसकी संस्कृति, उसका वजूद, सब कुछ कैसे धीरे धीरे समुद्र में समा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या कोई इसे बचाने के लिए कुछ कर पाएगा, या एक दिन तुवालू सिर्फ इतिहास का ही हिस्सा बनकर रह जाएगा। ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।